लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं थी कि ट्राई कलर का ट्रैक सूट पहना जाए। कश्मीर घर है अपना, घर को सुधारने के लिए घर वालों को ही काम करना हो। एक माइंडसेट क्रिएट किया गया था, एक इंडोक्ट्रिनेशन हुई थी पिछले 30-35 सालों से यहाँ के बच्चों के अंदर, यहाँ के यूथ के अंदर। मैं 50 रुपीज़ बच्चों से लेता हूँ 1 साल का फीस। 50 रुपए पूरे साल के? 50 रुपीज़, यस। तो पद्मश्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे आइडिया में, क्योंकि मैं पद्मश्री के लिए नहीं कर रहा था ये सब। मैं ड्रग्स पे पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स कैसे हेल्प करता है ड्रग्स से दूर रहने में? स्पोर्ट्स का जो नशा है, एक बार आपके ऊपर चढ़ गया कि मुझे ये मेडल लाना है, मुझे ये कंपटीशन जीतना है, तो उससे बड़ा नशा कुछ है नहीं। कैसा माहौल है कश्मीर में, बांडीपुरा में, कैसा चल रहा है सब? कश्मीर में अगर करंट माहौल देखा जाएगा, बहुत ही अच्छा माहौल है, आप देखिए जी। और बांडीपुरा की बात करेंगे, कश्मीर का एक हिस्सा है और लोग अपने बिजी शेड्यूल में लगे हैं जी। स्पोर्ट्स हो, कल्चर के साथ साथ, टूरिज्म के साथ साथ, जितने भी डिफरेंट फील्ड से लोग जुड़े हैं अपने काम में वो मस्त हैं। आपका बचपन कैसा रहा, शुरुआत कैसी रही? क्योंकि देखिए, जो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूंगा, जिस तरह एक आम इंसान ज़िंदगी गुजारता है, मैंने भी शुरुआत वैसे ही की है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, जिनका कोई स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था। बट हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जब टीवी पे कोई कहानी चलती है या कोई ऐसी चीज़ चलती है जिससे हमें पता चलता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, कुछ खेलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इंस्पिरेशन मिलती है। तो जहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की बात करेंगे, वो एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ साइड में। उस डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स खेलने के लिए 2-3 स्पोर्ट्स सेम होते हैं, जिस तरह हर जगह पे पूरे देश में खेले जाते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये 2-3 चीज़ें। और स्पोर्ट्स को एज करियर के एंगल से कभी देखा नहीं गया था लोगों की तरफ से, जो हमारे सीनियर्स थे। जस्ट वो अपना टाइम पास या फिटनेस के रिलेटेड या एक वो एंटरटेनमेंट बोलेंगे, उस हिसाब से खेलते थे। तो हम भी उसी दिशा में जा रहे थे सब लोग, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी भी होती है कुछ चीज़ों में। जो किसी के अंदर कोई चीज़ ऊपर वाला जब देखता है तो वो कोशिश करता है कि इनको एक मौका दिया जाए। मुझे वो मौका मिला, मैंने थोड़ा सा हट के स्पोर्ट्स लिया जी। तो मार्शल आर्ट्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जर्नी बनी 2003 से। तो फिर मार्शल आर्ट्स का रेवोल्यूशन पूरे जम्मू कश्मीर में आया। आज की डेट में आप देखोगे लाखों की तादाद में बच्चे डिफरेंट मार्शल आर्ट्स खेलते हैं, जिन्होंने मेडल्स हासिल किए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे एक अच्छी रिकग्नाइजेशन मिली। और आज की डेट में पेरेंट्स भी इनकरेज हुए हैं और बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये एक अच्छी दिशा मिली है पूरे जम्मू कश्मीर को। अच्छा, आपका जो फर्स्ट कोई मोमेंट रहा होगा जिससे ब्रेक थ्रू मिला, या आपको लगा कि अब तो मुझे स्पोर्ट्स को ही अपना करियर चुनना है? क्योंकि सब करियर नहीं चुन पाते। वही जैसे आपने कहा कि खेल कूद में रह गए, टाइम पास कर लिया, शाम को अगर दोस्तों के साथ फ्री हुए तो खेल लिया, लेकिन एज अ करियर आपने कब देखा इसको? देखिए, मैं भी इनिशियली एज ए जब हम मार्शल आर्ट्स हम सीख रहे थे तो हमारा भी शौक था कि हम फाइटर बने, कुछ वो एक्साइटेड सीन था हमारे सामने फिल्मों को देख के, चाहे ब्रूस ली हो, जैकी चैन हो, या बॉलीवुड का कोई ऐसा कोई फाइटर हो जिससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें फाइट करनी चाहिए। बट एज ए करियर अगर देखा जाए, उस वक्त उतनी नॉलेज नहीं थी, वो एक्सपोजर नहीं था, वो एक लाइन नहीं थी कि हम इस चीज़ को समझ पाए और इस पर काम करें। लेकिन जब आप शिद्दत से किसी चीज़ पे लग जाते हो, डेफिनेटली आपको कोई दिशा मिल ही जाती है। तो मैंने जब इसे फोकस किया तो रिसर्च के साथ साथ जब पूरी दुनिया को देखा कि मार्शल आर्ट सिर्फ बांडीपुरा में नहीं खेला जाता है, हमारे देश में नहीं खेला जाता है, दुनिया की बहुत सारी ऐसी मेजर कंट्रीज, स्पोर्ट्स कंट्रीज जो बड़ा अच्छा करती है ओलंपिक पोडियम पे भी, तो मुझे लगा नहीं, इससे एक इंस्पिरेशन और पॉपुलरिटी के साथ और आपका जो एक करियर है वो कहीं ना कहीं नज़र आया। क्योंकि मान्यता सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस स्पोर्ट्स को दी थी और एक बड़े पोडियम पे इनको खेला जाता था। मुझे लगा कि मुझे इसमें एक करियर अपना ढूंढना चाहिए, उसमें मेहनत करनी चाहिए। तो फर्स्ट ब्रेक थ्रू कहाँ था?
नेशनल लेवल तक जब बच्चा खेलता है तो डेफिनेटली आपकी एक बड़ी रिकग्निशन और बड़ी अचीवमेंट और एनकरेजमेंट आपके पेरेंट्स या अपने लोगों की तरफ होती है जी। तो सबसे बड़ी आपके लिए एक बड़ी जो प्रेरणा होती है वो अपने लोगों की तरफ होती है कि आपको अपने लोग ओन करें, आपको अपने लोग फैमिली से सपोर्ट मिले या इस चीज़ को एक मान्यता मिले लोगों के अंदर, सोसाइटी का जो एक इम्पैक्ट होता है। बट वैसा उस वक्त नहीं था क्योंकि ये स्पोर्ट्स को उतनी एक वो लेवल नहीं मिला था। वो तो फैमिली क्या चाहती थी? फैमिली भी, मेरा स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड था नहीं फैमिली में। तो फैमिली क्या चाहती थी आप क्या बने? पढ़े, इंजीनियर बने, ये तो सबका होता है ख्वाब, हर एक पेरेंट चाहता है क्योंकि स्पोर्ट्स एज करियर कोई पेरेंट समझता नहीं था उस वक्त। और जब ये मार्शल आर्ट्स की बात आई, लाइक वुशु है, किक बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, तो किसी पेरेंट को या हमारे जो हमारे दोस्त या हमारे नेबर्स या हमारे लोग थे उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया भी नहीं था ये कौन सा स्पोर्ट्स है। तो वो बोलते बेहतर है पता नहीं क्या कर रहा है, बेहतर है अगर क्रिकेट में किया होता, फुटबॉल में किया होता, क्योंकि एक उन स्पोर्ट्स की एक रिकग्नाइजेशन थी। तो लोग मानते थे, दिन भर टीवी पे बैठते थे कोई मैच देखने के लिए, उसका एक लेवल था और वो एक ऑरा था। उस चीज़ का वो एक चैलेंज था हमारे लिए, स्पोर्ट्स को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देना। बचपन से कुछ और सपना रहा या सिर्फ यही था कि बस नहीं, बचपन से हो गए? तो इनिशियली जब आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो जिसके बारे में आपके घर वालों को, अपने दोस्तों को, आपके इलाके के लोगों को पता नहीं, उस चीज़ को समझने के लिए और समझाने के लिए आप अकेले चलते हो किसी राह पे। और जब आप इसके लिए कोई ट्रेनिंग करते हो तो आपको बहुत सारी स्ट्रगल्स का फेस करना पड़ता है। लाइक मैं ये बताऊंगा कि व्हेन आई रिप्रेजेंटेड माय कंट्री, तो एक नरेशन था कश्मीर में, आपको बेहतर आइडिया होगा अगर आप बात करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, चाहे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। तो मैं जब रिप्रेजेंट कर चुका अपने देश को, तो मैं एक इंडियन टीम का प्लेयर बना, तो मेरी जर्सी के पीछे बैक साइड पे इंडिया ही आएगा। तो लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं थी कि ट्राई कलर का ट्रैक सूट पहना जाए, क्योंकि एक माइंडसेट क्रिएट किया गया था, एक इंडोक्ट्रिनेशन हुई थी बहुत पिछले 30-35 सालों से यहाँ के बच्चों के अंदर, यहाँ के यूथ के अंदर, जो एक ऐसी दिशा मिल गई थी यूथ को जो आज तक हम उस पर आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। बट मेरे लिए चैलेंज था क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट जब करना था तो अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करता। बिल्कुल। तो वापसी पे वो रिकग्नाइजेशन, वो जो एक्सेप्टेंस होती है अपने लोगों से, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो जब आप वापस आए तो किसी ने रिसीव किया था यहाँ से? कोई नहीं, किसी ऑफिशियल ने? किसी ने नहीं, बिल्कुल भी किसी ने नहीं। मेरा जब इंडिया में मेडल, मेरा इंडिया के लिए मेडल भी आया था, उस वक्त भी नहीं। बस वो एक कॉन्फ्लिक्ट के बीच हम फंस गए थे कि मैं अब इस स्पोर्ट्स को खेलूं भी तो कैसे खेलूं। मेरी गलती ये थी कि मैं एक एथलीट हूँ। बट अब फिर मुझे लगा कि ये चैलेंज है कि जब तक ना हम अपने जैसे, या हमारे कश्मीर से, हमारे जम्मू कश्मीर से बहुत सारे ऐसे युवा एथलीट्स निकलेंगे, चाहे गर्ल चाइल्ड हो या बॉय, तो तब तक बहुत सारे एथलीट्स जब तक नहीं आएंगे एक कल्चर क्रिएट नहीं हो सकता। तो फिर मैं उस कल्चर पे लग गया कि बेहतर ये है कि हमें कल्चर पर क्रिएट करें कि ये एक स्पोर्ट्स है, इससे हमें अच्छी रिकग्नाइजेशन मिलेगी, करियर मिल सकता है, एक अच्छी पॉजिटिविटी मिल सकती है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ सकती है, और जिस चीज़ की वजह से आप सोशल इवल्स के अगेंस्ट काम भी कर सकते हो और एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हो। तो फिर मेरा मिशन कन्वर्ट हो गया एज एथलीट टू कोच। फिर मैंने कोशिश की बच्चों को और जोड़ना, फिर मेहनत करना उन पर, यही कहानी है। एकेडमी का मकसद यही था क्योंकि यहाँ पर मैंने इनिशियली देखा कि माहौल नहीं है बच्चों के पास। तो माहौल नहीं, और एकेडमी का कॉन्सेप्ट ये था कि जब तक बच्चा चीज़ सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं कि ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक एथलीट को बनाने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही बाद में दो, माहौल के साथ साथ ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। जब तक बच्चा सीखेगा नहीं, वो आगे जाके क्या रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल किस में कंपटीशन करेगा। हम जस्ट इवेंट्स पे फोकस करते थे यहाँ पर, लोग जस्ट पार्टिसिपेशन, गैदरिंग, इवेंट्स, बट जो एक्चुअल स्किल जो बच्चे के अंदर चाहिए, जिस लेवल की स्किल चाहिए, क्योंकि कंपटीशन नेशनल लेवल का नहीं है, कंपटीशन ओलंपिक्स तक का है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए बच्चे के अंदर आपको इनिशियल एज में, एक छोटी एज में उसको वो ट्रेनिंग देनी है, सो दैट वो जूनियर, सब जूनियर से लेके फिर सीनियर कैटेगरी तक एक अच्छा पोडियम क्रिएट कर सके। तो फिर मैंने एकेडमी, रीज़न ये था कि बच्चों को इनिशियली एक स्पोर्ट से जोड़ा जाए जिसमें वो ट्रेनिंग करे और आहिस्ता आहिस्ता उसमें आगे बढ़े। अच्छा, ट्रेनिंग के कितने चार्जेस वगैरह होते हैं?
मेरी अभी भी सेम वही ट्रेनिंग की चार्ज है। मैं 50 रुपीज़ बच्चों से लेता हूँ 1 साल का फीस। 50 रुपए पूरे साल के? 50 रुपीज़, यस। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये फ्री हो गया। बच्चों को जोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप ये चीज़ लेके चलो कि जो स्पोर्ट्स है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट की फॉर अ फैमिली, फॉर अ सोसाइटी, फॉर ए एथलीट। जो स्पोर्ट्स एक अच्छी दिशा है आज की डेट में पूरे देश में। अगर देखोगे कि कितना अभी हम बहुत सारी जो सोशल इवल्स अभी चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट मुझे लग रहा है स्पोर्ट्स इज द ओनली मीडियम जिससे हम हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो 50 रुपीज़ जस्ट बच्चे को रजिस्टर करने के लिए कि वो एकेडमी आए, उसका एक वो कल्चर क्रिएट हो, ट्रेनिंग का कल्चर क्रिएट हो, और ट्रेनिंग के बाद अपना जो उसके अंदर स्किल आया उसको प्रेजेंट करने का कल्चर क्रिएट हो। उस मोड में लाने के लिए, बच्चे को प्रोफेशनल मोड में लाने के लिए एकेडमी का होना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसका एक घर के अलावा एक बच्चे का स्कूल होता है, और उनके दरमियान कोई तीसरी चीज़ थी नहीं। वो ये थी कि कभी कभार बच्चा खुद रैंडमली जाता था वॉलंटियर कहीं स्टेडियम, किसी सड़क, किसी मोहल्ले में, उसकी कोई दिशा नहीं थी। लेकिन आप फोकस एक चीज़ पे हो जाते हो, एक ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हो और एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे ट्रेनिंग करते हो, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती है, और कल जाके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, इंटरनेशनल पे उसको प्रेजेंट करते हो, तो आपके अंदर वो एक चीज़, वो एक तलब पैदा हो जाती है कि मैं इस स्पोर्ट्स में मेहनत करूं और आगे बढ़ूं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके नाम रोशन किया आपकी एकेडमी से? देखिए 18 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडलिस्ट मेरी एकेडमी से निकले हैं, और ये सिर्फ अब मार्शल आर्ट्स ही नहीं रहा है, क्योंकि जब मैंने मार्शल आर्ट्स स्टार्ट किया था, फिर सारे बच्चे तो मार्शल आर्ट्स नहीं करेंगे, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स में, एकेडमी में फिर हमने 18 स्पोर्ट्स भी और जोड़े, जिसमें हमारा रग्बी बहुत अच्छा चला। स्पोर्ट्स की वजह से एक अच्छी फुटबॉल के पैरेलल में नहीं बोलूँगा, लेकिन फुटबॉल के साथ साथ बच्चे अब रग्बी भी खेलना चाहते हैं और खेल भी रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक भी गए जम्मू कश्मीर के। या एथलेटिक्स के बाकी और स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स की बात अगर हम करेंगे, वाटर स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर अब बहुत बड़ा नाम बन चुका है। तो बच्चों को करियर के साथ साथ एक स्पोर्ट्स की दिशा मिली, जिस चीज़ की वजह से हमें पीस देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब इन्वॉल्वमेंट यूथ की अच्छी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में हुई, वो हमें आज की डेट में आज देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स की वजह से ही एक मेजर बदलाव आया है जम्मू कश्मीर में, वो आपके सामने है। बिल्कुल। कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी हो किसी बच्चे की? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, कोई भी एक जो हमारी ऑडियंस से इंस्पायर हो सके। मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा। मैक्सिमम मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं बहुत कम ट्रेनिंग खुद कराता हूँ। अब इंस्ट्रक्टर्स बहुत सारे हैं सब यूनिट्स में, बहुत जगह पे जो ट्रेनिंग कराते हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार है किसी चीज़ की वजह से, घर में कोई फैमिली का कोई ऐसा कोई तनाव है, या स्टडीज़ पे ज़्यादा लोड है, या कोई करियर की टेंशन है, हेल्थ इश्यूज है। एक लड़का, या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बच्चा एक था जो उनके पेरेंट्स मेरे पास लेके आए, तो उनको आंखों में भी तकलीफ थी और वो उनके अंदर डर बहुत था, वो डरते थे, तो उसकी वजह से वो घर पे स्टेबल नहीं था। तो कभी डॉक्टर के पास, कभी कहीं और लोकेशन पे, मतलब वो बच्चा बड़ा स्ट्रेस में था। तो उन्होंने एकेडमी उनको ज्वाइन कराई। मैंने कहा कि आप छोड़ दो हम पे। हमने आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ खेलना शुरू किया, फन स्टार्ट किया, रिक्रिएशन गेम स्टार्ट की। फिर जब बच्चों के साथ मिलजुल के उनको लगा कि पढ़ाई के अलावा, घर के अलावा भी कहानियाँ हैं, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता एक स्पोर्ट्स में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट दिखाई। फाइनली उसने वो स्पेक्स भी निकाली जो डॉक्टर साहब ने दी थी। अच्छा। हाँ, और जो उनके अंदर जो वो डर था, वो जो दिल का उनको लग रहा था उनके घर वालों को या डॉक्टर को, मैं नहीं बोलूंगा वो नहीं था, वो था, बट वो एक उनके जहन पे जो दबाव साइकोलॉजिकल था, वो चीज़ें शायद पेरेंट मेरे साथ शेयर भी नहीं कर पाते, या वो बच्चा नहीं कर पाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी जो वो पॉजिटिव डायरेक्शन मिली उनको, उन्होंने जो एक्सर्शन की ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग जो स्किल्स हम डेवलप करते हैं एकेडमी बच्चों को, तो फिर वो ही बिकेम द नेशनल प्लेयर। यस, तो उसके बाद उनका अपना एक ट्रैक है, अच्छा खेलता भी है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह देश को रिप्रेजेंट। डिप्रेशन से नेशनल प्लेयर तक, ये बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। मुझे लगता है इससे लोग इंस्पायर होंगे, हमारे यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा फैसल सर, जो पद्मश्री मिला आपको, एक बड़ा मोमेंट था आपके लिए, वो मैं जानना चाहता हूँ। कैसा, मतलब किस तरह आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिली, घर में क्या माहौल था, आपका क्या रिएक्शन था? देखिए आपके चेहरे पे अभी भी एक मुस्कान है, वो प्राउड वाली जो मैं देख पा रहा हूँ। देखिए, जब आप एक चैलेंज से गुजर रहे होते हैं, मैंने बताया ना कि हर एक इंसान के अंदर, जो भी इंसान जिस डायरेक्शन में जाता है, सिर्फ उस इंसान को ही पता होता है कि वो
उनके साथ क्या गुजर रही है, कौन से चैलेंज गुजर रहे हैं, किस दिशा में वो जा रहे हैं, वो क्या फेस कर रहे हैं, उनके साथ क्या चल रहा है। और स्ट्रगल हर एक फील्ड में है, हर एक रास्ते पे है। अगर हम एथलीट्स की बात करेंगे, एक कोच की बात करेंगे, एक स्पोर्ट्स पर्सन की बात करेंगे, मैक्सिमम उनके क्वेश्चंस यही आपको मिलेंगे कि हमें घर वालों का सपोर्ट नहीं था, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, हमें एक इक्विपमेंट अच्छा हमारा नहीं, ट्रेनिंग इक्विपमेंट अच्छा नहीं मिला, या हमें हेल्थ इश्यूज हुई। ये बेसिक 4-5 मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं एक एथलीट को बोलने के लिए कि मुझे इन चीज़ों से गुजरना पड़ा। बट जब हम कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर की स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो डर हमारे साथ चला है, जिस चीज़ को हम लेके चले हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी, आपके नेबर्स, आपके लोग आपको तो मुंह पे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आपके साथ एक डर चलता है, आपको वापस मतलब जहन में वो रहता है, कहीं ना कहीं रहता है। और किसके साथ कहाँ पर क्या होगा किसी को कोई आइडिया भी नहीं होता है। वो डर हमेशा रहा आपको शुरू से, क्योंकि मैं बच्चों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना चाहता हूँ, जिसकी वजह से कुछ मिसक्रेंट्स नहीं चाहते थे वो कुछ उल्टा करे। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कहानियां चली जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती थी, तो वो वैसे लोग नहीं चाहते थे कि मैं बच्चों को पॉजिटिव डायरेक्शन दूं, वो नेगेटिव डायरेक्शन पे लेकर जाना चाहते थे। तो उनके लिए मैं तो मेरे लिए वो चैलेंज थे, और मैं उनके बीच मुझे निकलना था क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहाँ के लोग हैं मेरे साथ और यहाँ के बच्चों को ही ट्रेन कराना है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने शुरुआत कहाँ से की और मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्योंकि एक तलब थी कि एक बड़ी रिकग्निशन मिले जिससे जम्मू कश्मीर का एक अच्छा नाम हो, आगे जाके यहाँ के यूथ को एक वो ऑनर मिले, वो रेस्पेक्ट मिले, वो सम्मान मिले पूरे देश में, जिस चीज़ की कमी है। तो वो चैलेंज है। तो पद्मश्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे आइडिया में, क्योंकि मैं पद्मश्री के लिए नहीं कर रहा था ये सब, ये अपने करियर के लिए था, ये करियर, क्योंकि अब ये चैलेंज बन गया था। आप एक उस सोसाइटी में पले बड़े हो जहाँ पर इस स्पोर्ट्स को भी ओन नहीं किया जाता था, और जो चीज़ आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए भी लोग तैयार नहीं थे। मैं सब नहीं बोलूंगा सब तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे थे, लेकिन वो पता नहीं वो है कौन, क्या है, आपके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो एक फिर अननोन वाली कहानी बन जाती है। फाइनली जिस दिन आपने ये बताया कि ये पद्मश्री वाला सीन मेरे साथ कैसे हो गया, मुझे कॉल आ रहा है 10:30 बजे मॉर्निंग में। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? मैं घर में बैठा था, मैं अपने घर मेरी फैमिली के साथ बैठा था। 10:30 बजे मुझे कॉल आया, तो मुझे आइडिया नहीं था ये कॉल है क्या। तो जस्ट मुझे कॉल आके ये बोला जा रहा है कि हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, शास्त्री भवन से मुझे कॉल आया, तो आपको पहले मुबारकबाद देना चाहें, हमने आपको पद्म पुरस्कार के लिए चुना है। मैं दिल से ये बोलना चाहता हूँ, सच में मुझे नहीं पता था कि पद्मश्री होता क्या है, क्योंकि जिस वक्त तक आपको बताया भी जा रहा है। हाँ, बट ये आइडिया है कि कोई अवार्ड है ये, लेकिन क्या अवार्ड इसकी वैल्यू क्या है, क्या कितना लेवल है इसका, उसका कोई आइडिया नहीं था। क्योंकि और साथ में ये भी बोला जा रहा है, मुझे भी याद है कि आप अभी ये किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, हमने आपको पहले मुबारकबाद इसलिए दी, शाम तक के ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किसी को बोलूँ, शायद कोई मेरे से मजाक कर रहा था, इसीलिए साथ में उन्होंने ये भी बोला किसी को मत बोलिएगा। अब मैं 5:30 बजे तक वेट कर रहा हूँ। आपको लगा कोई प्रैंक कॉल तो नहीं है? तब तक मैं फोन पे जाके ये सर्च कर रहा हूँ कि पद्मश्री है क्या। जब मैं देख रहा हूँ कि ये जो पुरस्कार, ये जो अवार्ड है हमारे तेंदुलकर को मिला है, सुनील गावस्कर को मिला है, धोनी को मिला है, तो मुझे अब ज़्यादा यकीन हो गया कि कोई मेरे से प्रैंक ही कर रहा है, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में किसी को पद्मश्री नहीं मिला था स्पोर्ट्स में। तो मुझे लगा मुझे क्यों मिलेगा। बिल्कुल। तो कैसे हुआ ये, तो बात बहरहाल आहिस्ता जब आगे फिर कहानी चली, तो फिर ऊपर वाले के फजल करम से शाम को जब अनाउंसमेंट हुई तो फिर पता चला सब लोगों को। फिर फैमिली में कैसा रिएक्शन था? सब लोग खुश थे, क्योंकि एक
आपके काम शायद को उनको भी नहीं पता होगा ये किस लेवल का अवार्ड है। 100% नहीं पता था, क्योंकि उनको लगा होगा हाँ ठीक है कुछ मिल रहा अवार्ड है, है। क्योंकि मेरे इससे पहले भी 7-8 नेशनल अवार्ड जी थे, जी। प्रेसिडेंट अवार्ड 1-2 भी थे, बट पद्मश्री का होना एक डिफरेंट ही चीज़ थी। तो फिर घर वाले भी बड़ा खुश हुए, अच्छा लगा। और 20 साल के बाद आपको जब एक बड़ी मान्यता, एक बड़ी रिकॉग्निशन मिलती है, तो आपके लिए एक ऑनर के साथ साथ आप एनकरेज भी होते हो, और आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आती है इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि लोग फिर आपको देखते हैं, आपको समझते हैं, और आपको फॉलो भी करना चाहते हैं कि आप कैसे कर रहे हो। तो उस चीज़ को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आपको कभी क्योंकि अब आप उस लॉबी से बिलोंग करते हैं, अब आप वहाँ उठते बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स, लंच भी या डिनर भी शायद कई बार साथ होते होंगे, तो कभी उसके बाद फिर कॉल आया उसके अवार्ड के बाद? आती रहती है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, सरकार के तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस मिलती है। कोई स्पेशल मोमेंट हो, कोई आप शेयर करना चाहें? क्योंकि देखिए हर किसी को कॉल नहीं आता, आप खुश नसीब हैं। नहीं, शुक्र अल्लाह का। ये मैं ये भी नहीं कह सकता कि हर किसी को नहीं आ सकता, लेकिन इतना मैं बोलना चाहूँगा कि एक जो ट्रस्ट वाली जो कहानी होती है कि सरकार जब आपको कोई इतनी बड़ी रिकॉग्निशन देता है, वो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन भी होती है आगे अच्छा करने की। तो उस चीज़ को मैं दिल से लेना चाहता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं सिस्टम को, सरकार को ऐसा लगता है कि मेरे से कोई और अच्छी, कोई ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है यूथ को, उस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है सरकार के जहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है। लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसकी वजह से मैंने अच्छी मोबिलाइजेशन के साथ साथ यूथ को इंस्पायर किया वोट के लिए। दैट्स वाई आपने देखा होगा लास्ट टाइम लास्ट इलेक्शन में अच्छी वोटिंग भी हुई थी। जी जी जी। एक पॉजिटिव वाली डायरेक्शन थी, उस पे हमने काम किया। या इवन एनकॉड की नशा भारत मुक्त अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर की, जो अभी सोशल इविल्स है हमारे सोसाइटी में, जो मैंस है अभी इस ड्रग्स का, उसके अगेंस्ट काम करने का मौका मिल रहा है। लोगों तक अवेयरनेस के साथ साथ जो अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमसे डिस्कस किया जाता है। कहीं पर अच्छी एक्टिविटी के साथ साथ यूथ के लिए कोई अच्छी इंस्पिरेशन हो, उस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं। फैसल सर, कश्मीर के यूथ के लिए आपके क्या सजेशंस हैं? देखिए, मतलब क्या बेहतर करें? कश्मीर का जो यूथ है, ऊपर वाले के फजल कर्म से बहुत ही टैलेंटेड यूथ है। एज़ कम्पेयर टू, मैंने दुनिया देखने के बाद भी देखा कि जो एक वो मिशन के साथ जो पैशन जो होता है ना एक इंसान के अंदर, कश्मीरी जो यूथ है, अगर एक कुछ करने पे आ जाए तो डेफिनेटली कर ही जाता है। बट उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ साथ ग्रूम करने वाला कोई हो, एक अच्छा गाइड हो। एक्सपोजर जब बच्चे को मिलता है, डेफिनेटली उसमें वो चाहत नज़र आती है कि मैं अपने फील्ड में अच्छा करूं। और आप देख सकते हो आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में बहुत सारे डिफरेंट फील्ड से लोग अच्छा कर भी रहे हैं। स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट पॉजिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें पॉजिटिव डायरेक्शन को पकड़ के चलना होगा। जो नेगेटिविटी हम इनिशियल स्टेज पे किसी फील्ड में अपने अंदर लाते हैं, वो फिर हमें दिन ब दिन डार्क मोड में लेके जाती है। बिल्कुल। बेहतर ये है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन को पकड़ो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, और कोशिश करो सीखने की। जितना आप अपने अंदर सीखने की चाहत रखोगे, डेफिनेटली आप आगे जाओगे। अच्छा, स्ट्रगल्स पे वापस चलते हैं। जब स्ट्रगल वाले दिन थे, तो उस दौर का कोई किस्सा आपको याद हो, या आप इससे पहले क्या काम किया करते थे? कुछ सर्वाइवल वाले जो काम होते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब मैंने आपको इनिशियली बताया कि ट्रेनिंग्स के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए जो हमारी ग्रेडिंग होती है, बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट्स, जो हमारे, आपने ब्लैक बेल्ट सुना होगा, ब्राउन बेल्ट सुना होगा, जी जी, इट्स अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मार्शल आर्ट्स। तो उसको हम बेल्ट ग्रेडिंग बोलते हैं। तो एक मार्शल आर्टिस्ट को इनिशियली जब वो शुरुआत बिगिनर होता है, तो उसके जहन में ये आइडिया आता है कि मेरा कोच ब्लैक बेल्ट है, मैं भी कैसे बनूं। तो फिर उन चीज़ों के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी जो हमारा होता है, अब हमारे पेरेंट्स या मैं अपने फादर या मेरी मदर, मैं उनको बोल रहा कि मुझे बेल्ट ग्रेडिंग के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो पहले उनको ये समझाना था कि ये बेल्ट ग्रेडिंग है क्या और किस लिए है, क्या है। क्रिकेट बैट बॉल था, मैं भी देते, या फुटबॉल, बट उन लोगों के लिए नया था
ऑलमोस्ट सबके लिए नया था, बट मुझे लगा अब मैं ये मेरे लिए चैलेंज ये बैरल ग्रेडिंग फ़ीस कहीं से लाऊं। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक बड़ा एप्पल ऑर्चर्ड है। एप्पल ऑर्चर्ड में गाड़ी तो बिल्कुल अंदर नहीं जाती है, बाहर पार्क करके फिर पैदल जाना है। हाँ नहीं, जिसमें हम सेब की पेटियां जिसमें होती है ना, बड़ी ट्रक बोल रहा हूँ, ट्रक अंदर नहीं जा अच्छा, पाती, ट्रक नहीं जाते, गाड़ी क्योंकि यहाँ से जो बाहर ट्रक्स में जो सेब जाते हैं वो ट्रक बाहर लगती है, और अंदर से बाहर तक ट्रक की जो सेब की पेटी होती है 30-35 kg उसका नॉर्मली वेट होता है। उस पेटी को अंदर से उठाने के लिए ट्रक तक 2 रुपीज़ मिलते थे पर पेटी के लिए, एक पेटी को। हमारे यहाँ मैं 9th में पढ़ता था, मुझे अभी भी याद है, तो मैं घर से एक ट्राउज़र एंड टी शर्ट अपने बैग में डालता था, वो इसलिए, लेकिन घर वालों को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमारा जो लास्ट क्लास होता था पीरियड, वो होता था पीटी, उसमें यही बस फन सब लोग करते थे, किसी के हाथ में बैट, किसी के हाथ में बॉल, किसी के कुछ, तो बस वो टाइम आधा घंटा पौना घंटा वो इसी में चला जाता था। मैं उस पीरियड से पहले ही अपने सर को रिक्वेस्ट करके मैं गो टू टॉयलेट सर, बैग खिड़की से बाहर फेंका, स्कूल बंक, वहीं से भाग गया मैं। ये मेरी टेक्निक थी, लेकिन ना घर वालों को पता था, क्योंकि उसके बाद जब पीटी के बाद ऑफिस स्कूल होता था तो सब लोग घर ही जाते थे, बट मैं वो पौना घंटा उसका फ़ायदा उठाता था। वो बैग लेके मैंने ट्राउज़र डाली, टी शर्ट डाला, यूनिफॉर्म बैग में, एक पुराना घर था वहाँ पर मैंने बैग रखा, मुंह पे मैंने इस तरह एक हैंकी बांधी, चला गया इन लोगों के बीच जो सेब की पेटियाँ उठाते हैं। ये 2-2 रुपया मैंने जमा किया है 1.5 मंथ तक। 2 रुपए हाँ, रोज? नहीं, एक पेटी को, एक पेटी मिलती थी। अच्छा, एक पेटी को 2 रुपया देते थे। ठीक है, तो दिन में अब मैं उस पौने घंटे में कभी 30 पेटियां, कभी 35 पेटियां, 50, यही ऐसा होता था। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि ये है कौन। घर वालों को भी नहीं पता आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पैसा जोड़ के मैंने फिर कभी एग्जामिनेशंस के लिए, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन, स्टेट लेवल कंपटीशन, इवन नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए मैंने वो पैसे जोड़े थे। न मेरे दोस्तों को ये आइडिया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे फादर, मेरे जो वालिद हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिक थे, अभी भी हैं। उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें अच्छी सिखाई थी। उन दिनों वो डिश टीवी हुआ करता था, अगर आपको याद होगा। जी बिल्कुल, एंटीना वो एग्जैक्टली एडजस्ट करना पड़ता था, वो फ्रीक्वेंसी उस पर अपलोड करना, और वो डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है उस LMB की, और इवन वो कनेक्शन रिसीवर से लेके LMB तक, और वो डिश का जो एंगल था उसका कितना एंगल देना, उसको बंद करने के लिए ना, जो कस्टमर्स आते थे हमारे दुकान पे, तो फादर मुझे उनके साथ भेजा था, जा इनको ये सेट करके दे दो। अच्छा, एज ए डिश टीवी क्या कहूँ मैं, मैकेनिक कहूँ? नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थे मेरे फादर। हाँ, तो आप उनको हेल्प करते थे? मैं बस पार्ट टाइम में उनकी हेल्प करता था, कभी संडे या स्कूल आवर्स के बाद, या मॉर्निंग में कभी कभार जब मौका मिलता था वो हेल्प करता था। अब फादर तो नहीं जा पाते थे हर जगह पे वो डिश फिट करने के लिए, बट आई यूज्ड टू गो, मैं जाता था, मैं लोगों को, क्योंकि सबको नहीं आता था वो सीन। अब मैं वो डिश जब फिट करता था तो लोग मुझे फिर उसके बदले 50 रुपीज़ देते थे। मुझे एक फ़नी एक कहानी याद है। एक कस्टमर ने डिश लिया और मैंने उनको सेट करके भी दिया, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। क्यों? उन्होंने बोला हमने आपके फादर को दिए हैं, आप चलो। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं रात को गया, मैंने बड़ा सा पत्थर मारा उस डिश को। वो जब हिल गया तो कल वो दुकान पे आया, बोला वो उसको नहीं चल रहा है। फिर दोबारा गए, फिर उसने 100 रुपये दिया। तो 50 की जगह 100 रुपये लिए फिर आपने? ठीक है, पुराना भी हिसाब पूरा हो गया। पुराना हिसाब भी पूरा हो गया, और उनको लगा कि नहीं, इनके अंदर टैलेंट है, इस टैलेंट की कदर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके, मैंने देख रहा था आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट भी है? हाँ, बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स है। एक तो अभी जो मेन है, जिसकी वजह से मैंने एक दिशा पकड़ी है, वो स्पोर्ट्स स्कूल्स पे हम काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स स्कूल, ये किस तरीके के होंगे स्कूल? मतलब अभी बन गए या बना रहे हैं आप? प्रोसेस में। हाँ, ये किस तरीके के होंगे? बिल्कुल, बस इसमें जो इनिशियल स्टेज है, बच्चे को ग्रूमिंग चाहिए, पॉजिटिव वाली ग्रूमिंग। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में अगर आप देखोगे बच्चों के साथ होता क्या है। बच्चा 4 साल का हो गया, अगर वर्किंग फैमिली पेरेंट्स घर पे है,
फादर एक डायरेक्शन में निकल गया, मदर एक डायरेक्शन में निकल गई, या तो मेड होगी घर पे, या फिर एक गाड़ी आपके गेट के सामने पहुंचेगी मॉर्निंग में, आप छोटा सा बैग टिफ़िन गाड़ी वाले के उनको स्कूल वैन को हैंड ओवर करते अपने बच्चा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। वो अपना जॉब कर रहा है, मैं अपनी जॉब। अब स्कूल वाले संभालें। अभी स्कूल वाले संभालें तो क्या संभालेंगे वो एक जिंदा रहने के लिए केयर कर रहे हैं मेरे हिसाब से, कि बच्चा वहाँ पर उनके पास है 4 बजे तक 3 बजे तक, वो तब तो जिंदा रहे। मैं उसको यही समझता हूँ। जो उस एज में बच्चे को चाहिए वो हमें बाद में भुगतना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं ड्रग्स पे पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक पेरेंट की है वो पेरेंट किसी और को देता है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो आपके सामने 10-15 साल के बाद देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो गैप पेरेंट और बच्चे के दरमियान इनिशियल स्टेज पे रह गया, वो बच्चा कभी भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता है। क्या इज़्ज़त? उनके सामने वो डर ही नहीं है। कौन सा डर कि मेरे पेरेंट्स के सामने में वो मॉरल्स ही नहीं है, वो इखलाक एहतराम ही नहीं है कि मैं किस तरीके से पेश आऊँ अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ। वो बच्चा फिर मनमानी करेगा, क्योंकि उसने टीचर देखा है एट द एज ऑफ 4, उसने क्लासरूम देखे हैं, उनको व्हाट्सएप पे टीचर दिखा रहा है फादर को, ये बच्चा देखो आपका बच्चा खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? कुछ नहीं खा रहा है। बच्चे को प्यार की ज़रूरत है। कौन से प्यार? अपने पेरेंट्स की, जो उनके साथ रहे। तो स्पोर्ट्स स्कूल इसमें कैसे हेल्प करेगा? स्पोर्ट्स स्कूल इसमें कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि बच्चा जब पेरेंट्स से दूर जाता है, इसको फ़न चाहिए। ये बुक्स वाला जो सीन है ना, ये इसके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये लिखो, वो लिखो, घर में आके फिर पेरेंट भी डांटता है, स्कूल में टीचर डांटता है। उनको लग रहा है मैं इसीलिए क्या पैदा हुआ। बच्चे को पहले जीना सिखाओ। शुरुआत तो कहीं से करो जहाँ इसके फेस के ऊपर मुस्कान हो। इसकी उम्र है 8 साल 9 साल तक कम से कम खेलने कूदने की, जिसकी वजह से इसके बोन्स, इसके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और माइंड भी डेवलप हो जाएगा, और फिर कुछ भी कर सकता है। जब आप छोटी सी उम्र में इसके ऊपर स्ट्रेस देते हो तो कौन सा ये ग्रो करेगा? क्या मसल डेवलप होंगी? बिल्कुल। इसके अंदर स्ट्रेस आ गया। जब स्ट्रेस आ गया, ये गलतियां करेगा, ये रिएक्ट करेगा ज़्यादा पेरेंट्स के साथ। ये जब रिएक्ट करता है तो पेरेंट्स के और बच्चों के दरमियान एक वो अकड़ पैदा हो जाती है, और उस अकड़ की वजह से फिर ये बैड कंपनी का सहारा लेता है। घर से बाहर जब निकलता है 15 साल 12 साल का, ड्रग्स का शिकार हो जाता है, गलतियों का शिकार हो जाता है। गलतियाँ इसीलिए होती है क्योंकि पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशियल स्टेज पे छोड़ देता है। अच्छा, ड्रग्स की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? कोई केस था? बहुत सारे केस हैं मेरे पास, रोज़ इस पे केस आते हैं। कितने केस मैं आपको बताऊं। मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी इनिशियल वाली गलती को छुपाने के लिए वेट करते हैं, जिस चीज़ की वजह से एक चेन बनती है। सोसाइटी ख़राब होती है। अगर मेरा बच्चा ख़राब है, हमारा बच्चा ख़राब है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इनिशियल स्टेप पे ही उसको सुधारा जाए, वहीं रोका जाए। उसमें लोगों को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न अथॉरिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया जाए, डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया जाए। हम उसके बदले उसके ऊपर पर्दा डालते हैं पैसे की वजह से, कि इसको वो चीज़ भी दे दो, ये भी दे दो, नशा करने के लिए पैसा भी दे दो, लेकिन दुनिया को ये मत बोलो कि मेरा बेटा नशा कर रहा है। वो पर्दा रखते हैं, छुपाते हैं, और उस छुपाने की वजह से हम और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। ये जहर बनता है, पूरी सोसाइटी में फैलता है, और आज ही तो कल आपके बेटे के साथ साथ आप एक बड़ा कारवां बनाते हो एक नेगेटिविटी का, जिसकी वजह से आप आज की डेट में देखोगे कि डॉक्टर्स के पास डिप्रेशन का शिकार, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व, हर एक साइड से आपको मौतें नज़र आ रही है। और रीज़न यही है कि हमने इनिशियल स्टेज पे एक्चुअल ग्रूमिंग नहीं की है, ड्रग्स की वजह से। अच्छा, स्पोर्ट्स कैसे हेल्प करता है ड्रग्स से दूर रहने में? देखिए, जब हम स्पोर्ट्स बच्चे को कराते हैं, इनको एक दिशा मिलती है पॉजिटिविटी की, कि मैं एक बड़े, जब उनके सामने एक बड़े एथलीट को रखा जाता है कि आप इस तरह ऐसे एथलीट बनोगे, आपके पास शोहरत होगी, पैसा होगा, आपका फिजिक होगा। वंस जब एक एथलीट अपने फिजिक पे काम करता है, अपनी बॉडी पे काम करता है, वो उनको कभी भी मन नहीं चाहेगा कि मैं उस फिजिक को ख़राब करूँ, बिल्कुल, मैं इंजेक्शन करूँ, मैं कोई ड्रग ले लूँ। वो हमेशा अपनी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ें खाएगा, वो फिटनेस पे काम करेगा, क्योंकि एथलीट का वो एक डायरेक्शन बन जाता है फिर कुछ अचीव करने के लिए। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है, अब जब आप एक्सर्शन करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी बनी है एक्सर्शन के लिए, आपको एक्सर्शन करने से आपकी मसल्स ग्रो होते हैं, आप फिट रहते हो, आप फ्रेश फील करते हो। जब आप स्पोर्ट्स
उसके बाद आप कुछ भी करो, हम्म, उसके बाद आप कुछ भी करो, डेफिनेटली आप कर पाओगे। जब आप इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल चीज़ पे ही आप बुरी चीज़ों में लग गए तो आपको अच्छा करने का मौका मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। स्पोर्ट्स से जो एंग्जाइटी, जो ड्रग्स की एंग्जाइटी आज की डेट में यूथ में देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स का जो नशा है एक बार आपके ऊपर चढ़ गया कि मुझे ये मेडल लाना है, मुझे ये कंपटीशन जीतना है, मुझे इस स्टेज पे देश को रिप्रेजेंट करना है, इस स्टेज पे अपने फैमिली के लिए अच्छा करना है, तो उससे बड़ा नशा कुछ है नहीं। तो एक बार बच्चा इन्वॉल्व हो, गलत जगह पे हो गया, फिर वो चेन बनती है। अच्छा, पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद जैसे आपने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था ये अवार्ड किस लेवल का है, ये इस अवार्ड को किन लोगों को मिला है, फिर आपने सर्च करके देखा, तो ज़िंदगी में क्या बदलाव आया उसके बाद? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव मुझे ये नज़र आया कि लोग समझते थे कि स्पोर्ट्स ये जो कर रहा है इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या मिल सकता है। शोहरत के साथ साथ आपको जो सम्मान मिला है सरकार की जानिब से और सिस्टम की जानिब से, वो लोग समझते हैं। अब लोग चाहते हैं कि जब ये स्पोर्ट्स इन्होंने किया, अच्छा काम किया, तो अगर हमारे बच्चे भी करेंगे, इनको भी अच्छी दिशा मिल सकती है, अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तो वो बदलाव देखने को मिल रहा है कि लोग अब ऐसे स्पोर्ट्स को ओन कर रहे हैं और खेलने के लिए ला रहे हैं बच्चों को, मेरे साथ जोड़ने के लिए, हमारी एकेडमी के साथ जोड़ने के लिए, कि यहाँ पर आपको अच्छी तरबियत मिल रही है। बिल्कुल, वो एक बड़ा बदलाव है। अच्छा, फैसल अली डार के लिए कश्मीर क्या है? कश्मीर घर है अपना, और घर को सुधारने के लिए घर वालों को ही काम करना होगा। यहाँ के लोगों को मिलजुल के अपने घर को, जहाँ जहाँ हमें कमज़ोरी नज़र आती है, जिस एंगल से कमज़ोरी नज़र आती है, यहाँ के लोगों को काम कर, कोई बाहर का काम करने नहीं आएगा। भले ही आपको बाहर का सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन यहाँ के लोगों को मिलजुल के एक साथ कश्मीर की नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन रखनी होगी, जिस पे हमें काम करना होगा। जो अच्छी पॉजिटिव लेगेसी बननी चाहिए, उस पे किसी न किसी को काम करना होगा। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सवाल है और मैं थोड़े बड़े अजीब से सवाल करता हूँ, उसके लिए माजरत। अगर आपको मौका मिले, जो सेब के बाग में फैसल अली डार जो वहाँ से पेटी उठा के छोड़ के आ रहे हैं ट्रक तक, उनको अगर मौका मिले कोई एडवाइस देने का, तो क्या एडवाइस होगी? क्या समझाना चाहेंगे आप उस लड़के को? किस लड़के को? ये जो सेब की पेटी उठाता है? जो आपकी ही जवानी का वर्जन है, जो सेब की पेटी उठा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मैं बोल रहा हूँ, कोई भी काम आप करो, शिद्दत से करो। कोई भी काम बुरा नहीं होता है। बुरा वो होता है जिसकी वजह से सोसाइटी पे गंदा इम्पैक्ट पड़े। गलत काम करने से बेहतर आप कोई भी काम करो। काम है, काम की अपनी वैल्यू है, और हर एक काम का जो इम्पैक्ट है ना, वो उसी इंसान को पता चलता है कि जब उसका एक अच्छा रिजल्ट नज़र आता है। जब तक अगर आपके अंदर कोई मिशन है, कोई गोल है, उस पर लगो, लेकिन तब तक कंसिस्टेंसी दिखाओ काम में, क्योंकि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम डेडिकेशन के साथ जब कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं ना किसी मिशन पे, वो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस आपको मिल जाती है। आप छोड़ो मत रास्ते में, गिव अप मत करो। बुरा काम करने से बेहतर अगर आप कोई भी काम करते हो, भले ही वो उसमें बहुत सारे कम पैसे मिलते हैं आपको, पैसों से काम को मत तोलो। अपने अंदर स्किल डेवलप करो। आपके अंदर वो स्किल आनी चाहिए जिस चीज़ की वजह से कोई चेंज मिले सोसाइटी में, आने वाले लोग उस चीज़ को फॉलो करें, तो वही पॉजिटिव डायरेक्शन बन जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सीख है। अच्छा, कोई भी एक किस्सा जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है, जो आज तक लोगों के पास ना पहुंचा हो, लोगों ने ना सुना हो, जो बहुत ही यूनिक है, हर रोज़ याद आता हो आपको सोने से पहले? ऐसा हर किसी की ज़िंदगी में होता है। ऐसा तो कुछ है नहीं, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं दोस्ती पे बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत सारे कम लोग होते हैं, सबके नहीं होते। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे अच्छे दोस्त मिले, मेरे चाइल्डहुड में भी और अभी भी मेरे साथ जो दोस्त हैं। आज मौका है कुछ के नाम मेंशन अगर कर दें आप तो? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे ऐसे अजीज़ दोस्त हैं। मेरे बचपन के जो दोस्त थे, मेरा एक दोस्त है तौसीफ, वो मेरे साथ पढ़ता था। भले ही वो मेरे से बहुत दूर है अभी वो, लेकिन मैंने कभी भी फील नहीं किया वो मेरे से दूर है, कभी भी फील नहीं किया। जब भी कोई हाई लेवल की बात होगी ना, मतलब जो मैं पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन उसे शेयर करता हूँ, वो इससे इंसान को दिल हल्का हो जाता है। बिल्कुल। सुहेल है मेरा एक दोस्त, आदिल है मेरा एक दोस्त जिनके साथ बचपन गुजारा है, जाकिर है मेरा एक दोस्त, और वो डिफरेंट फील्ड में अपने अच्छा कर रहे हैं। सब मेरे से दूर हैं, मतलब अलग अलग, कोई तो डिफरेंट कंट्री में है। अभी आज की डेट में जो मेरे साथ दोस्त जुड़े हैं, मतलब जो
बहुत लेट, जो बचपन के दोस्त हैं नहीं। मेरा एक दोस्त है अरसला, वो मेरे से बड़ा है एज में, बट मेंटोर की तरह उसने मुझे गाइड किया है। मेरा डॉक्टर मुनीर है मेरा एक दोस्त, तनीर भाई मेरे एक बड़े भाई हैं, मैं उनको दोस्त भी बोलूँगा, भाई बोलूँगा। इन लोगों ने जो दिशा दी इस एज में कि कुछ चीज़ें जहाँ पर सीखना है, क्योंकि तनवीर भाई और अरसला भाई जो है वो मेरे से बड़े हैं, उनके पास मैच्योरिटी के साथ साथ जो एक्सपीरियंस है लाइफ की, उन लोगों ने सिखाया किसी मौके पे। तो दोस्त बहुत कम लोगों को नसीब में होते हैं। तो दोस्ती में बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास दोस्त है, ये बड़े हीरे होते हैं, इनको संभाल के रखो, इनका दिल मत तोड़ो और इनको लेके चलो साथ। जितना आप रिलेशन को दोस्ती में लेके साथ चलोगे ना, आप कामयाब हो। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दोस्त को लेके चलते हैं साथ। बिल्कुल, बस 2 सवाल और मेरे, फिर हम इस पॉडकास्ट को ही वाइंड अप करेंगे। आपके लिए, आपको क्या लगता है ज़िंदगी में किसी के लिए भी पैसा ज़रूरी है या रिस्पेक्ट? किसी के लिए भी रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है, मुझे लगता है पैसा ज़रूरी है, इज़्ज़त बड़ी ज़रूरी। आपका अगर सम्मान है तो सब कुछ है, अगर सम्मान नहीं है तो पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है। पैसा, मैं नहीं समझता हूँ कि पैसा रिस्पेक्ट से ज़्यादा वैल्यू रखता है। जो अगर आपको इज़्ज़त अगर नहीं है, भले ही आपके पास कितना पैसा, आप देखिए यहाँ पर हमारे देश से बहुत सारे लोग पैसा लेके भाग गए, लेकिन हमारे देश में उनको इज़्ज़त नहीं है। पैसा भले ही उनके पास बहुत होगा, लेकिन सम्मान नहीं है, तो रिस्पेक्ट बड़ी नहीं है। रिस्पेक्ट ज़्यादा है। डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करते हैं आप अपनी लाइफ में? बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के अंदर। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपने आज फील किया होगा खुद भी, दैट्स टाइम। अगर आप सही काम सही वक्त पे नहीं करते हो तो आप आगे जो डिसिप्लिन वाली कहानी है ना, आप इनिशियल स्टेज पे ही ख़राब हो, बाद में कोई चीज़ करने का मकसद नहीं बनता। आपको वक्त की कदर करनी है। जो चीज़ आप सही वक्त पे नहीं करोगे ना, वो कोई मायने नहीं रखती बाद में करने का। आप फोकस्ड रहो, ठीक है, अब कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने टाइम का ख्याल रखो। अगर आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हो टाइम पे, भले ही कुछ भी हो जाए, वो टाइम पे ही होना चाहिए। बिल्कुल, वो डिसिप्लिन का बेसिक रूल है, दैट्स टाइम। और जिस चीज़ की वजह से फिर आपके अंदर वो डिसिप्लिन, चाहे ड्रेस कोड में हो, चाहे आपके मैनर्स में हो, आपके हैबिट्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप टाइम के साथ खिलवाड़ करते हो तो आपके अंदर और कोई अच्छा डिसिप्लिन की बात हो ही नहीं सकती कहीं। बांडीपुरा के लिए कोई एक वर्ड? बांडीपुरा में सच में इल्म अदब आब जो बोला गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तभी फील हम करते हैं जब हम किसी और जगह पे जाते हैं, चाहे पानी हो, चाहे अदब हो, इल्म हो। अदब की बात करेंगे, इखलाक मॉरल्स की बात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और भी हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री जो है हमारे बच्चों तक पहुँचे, और जो हमारे सीनियर लोगों ने जो इंस्पिरेशंस रही है बांडीपोरा से, जिन लोगों ने अच्छे डिफरेंट फील्ड्स में नाम कमाया है, उनकी सक्सेस स्टोरीज़, उनका योगदान जो रहा है वो हमारे बच्चों तक पहुँचे और उस चीज़ को मेंटेन रखा जाए, जिस चीज़ की वजह से पूरे कश्मीर में, क्या पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में उसका फ़ायदा हो। ठीक, कोई एक लास्ट मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें, फिर हम इस पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। मेरी मैसेज यही रहेगी पूरे यूथ से, पूरे देश के युवा से, कि जो नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में भी चल रही है, इस कैंपेन में सब लोगों को मिलजुल के साथ देना होगा। और इस बिद्दत को, इस मेंस के अगेंस्ट हमें जो वार चल रहा है, इसके अगेंस्ट हमें काम करना होगा। और आने वाले वक्त में जो जनरेशन आएगी उनके लिए एक बड़ा योगदान बन जाएगा, नहीं तो बहुत हम दिक्कत में आ सकते हैं। तो यही मेरी लास्ट मैसेज रहेगी। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थोड़ी डिस्टर्बेंस रही, मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। पहली बार ऐसा पॉडकास्ट हुआ। देखिए, हम लोग कश्मीर में हैं, यहाँ हमारा स्टूडियो नहीं है, हम प्रॉपर स्टूडियो में हमेशा शूट करते हैं, तो जब बाहर समझ गई चीज़ें थोड़ा सा करना होता है, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। और फिर मिलते हैं आपसे किसी और दिन, किसी और एपिसोड में। और बहुत कुछ सीखा हमने स्पोर्ट्स के बारे में, क्या करियर है, किस तरीके से। बहुत अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो फैसल साहब लाना चाहते हैं कश्मीर के अंदर। आप लोग भी इनको सपोर्ट करिए, स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ड्रग्स से भी दूर रहेंगे, टेंशन से भी दूर रहेंगे, डिप्रेशन से भी दूर रहेंगे। बहुत अच्छा किस्सा भी शेयर किया। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।